हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। कहानी का नाम बिकॉज ऑफ यू। आप सुन चुके हैं 45 चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 46। इट्स हर्टिंग। अब आगे। विशाल गुस्से के साथ ध्रुव की तरफ बढ़ा और बोला, सच सच बताओ, इस वक्त तुम अपने भाई से बात कर रहे थे ना। विशाल की बात सुनकर ध्रुव ने अब खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, डैड आपको पता है तो आप इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। ये सुनकर विशाल ने गुस्से के साथ कहा, क्या कहा उसने, क्या वो आएगा या नहीं। इसके जवाब में ध्रुव ने सपाट तरीके से कहा, नहीं वो नहीं आएगा। ये सुनकर विशाल गुस्से से पागल होते हुए बोला, ये लड़का आखिर क्या करना चाहता है, क्या ये चारों तरफ मेरी बदनामी करना चाहता है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम अभी के अभी उसके पास फोन लगाओ और मेरी से बात करवाओ, क्योंकि ये मेरा फोन तो पिक नहीं कर रहा है और ना ही इसके वो दो चमचे मेरा फोन उठा रहे हैं। एक बार ये तीनों मेरे हाथ आ जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि विशाल ओबरॉय से इस तरह से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। इस वक्त विशाल काफी ज्यादा गुस्से में थे, तो वहीं ध्रुव उन्हें गुस्से में देख समझाते हुए बोला, डैड सबसे पहले आप शांत हो जाइए। आपके इसी गुस्से की वजह से आज दानिश इस तरह से रिबेल बन गया है। ये सुनकर गुस्से के साथ विशाल ने कहा, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं, क्या मैं उसे ऐसे ही जाने दूं और मैं क्यों गुस्सा ना दिखाऊं। सर पर मेरी पूरी मीडिया बैठी हुई है, चारों तरफ दानिश के बारे में लोग पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें। इसके जवाब में ध्रुव ने कहा, डैड फिलहाल के लिए मैं मीडिया को हैंडल कर रहा हूं और अगर उन्होंने दानिश से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन किया तो मैं उनसे कह दूंगा कि दानिश बहुत जल्द दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें वो इंडिविजुअली सारे सवालों के जवाब देगा। विशाल ने जैसे ही ये सुना उसने ना समझी में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या दानिश ने ऐसा कुछ कहा है। इसके जवाब में ध्रुव ने अपना सीरियल बोला, हाँ डैड उसने कहा कि वो अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्दी खुद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें वो अपने तरीके से सभी सवालों का जवाब देगा। ये सुनते ही विशाल का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने कहा, अगर इस लड़के को ऐसा ही करना था तो ये मुझे पहले भी तो बता सकता था ना। मैं बेवजह इतने दिन से परेशान था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने सोच रखा है कि ये दुनिया में मेरी बेइज्जती करवा कर मानेगा। लेकिन अब अगर वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो इस बात को सुनकर मैं खुश हूं और अब मैं आसानी से सबसे कह भी सकता हूं कि मेरा बेटा अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये कहकर विशाल वहां से अब बाहर निकल गए। ध्रुव उनकी सारी बातें सुनता रहा और आखिर में खुद से बोला, आई डोंट नो दानिश आगे आने वाले वक्त में क्या करने वाला है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो जो कुछ भी करेगा वो डैड के फेवर में नहीं होगा, क्योंकि जब वो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ठुकरा सकता है तो वो आगे आने वाले वक्त में डैड के बहुत सारे प्रोजेक्ट को और उनकी बहुत सारे ऑर्डर्स को भी ठुकराएगा। लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, वो इस वक्त जयपुर में क्या कर रहा है। मुझे इसके बारे में खुद ही पता लगाना होगा। ये कहते हुए भी वहां से बाहर निकल गया। ओबरॉय पैलेस के गार्डन में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की गई थी। वहां बहुत सारे मीडिया वाले मौजूद थे, रिपोर्टर्स अपने सवाल लेकर तैनात थे। तभी विशाल वहां पर ध्रुव और दृश्य दोनों के साथ आए। विशाल आज अपने तीनों बेटों को मीडिया वालों के सामने इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे, लेकिन दृश्य और ध्रुव वहां मौजूद थे सिवाय दानिश के। दानिश को वहां न देखकर मीडिया वाले बेचैन हो गए। विशाल के वहां आते ही एक मीडिया वाले ने सवाल किया, मिस्टर विशाल ओबरॉय आपने तो कहा था कि आज आपके तीनों बेटे यहां मौजूद होने वाले हैं, लेकिन आपके दूसरे बेटे तो इस वक्त हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी भी उन्हें हम सबसे छुपाकर रखना चाहते हैं। विशाल ये सुनकर गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाया और आकर चेयर पर बैठते हुए मुस्कुरा कर बोला, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने तीनों बेटों को मीडिया वालों के सामने लेकर आऊं और मैंने दानिश को भी आज मीडिया वालों के सामने लाने के बारे में सोचा था। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा बेटा कम उम्र से ही बड़ी बड़ी कंपनी संभालने लगा है और इस वक्त वो अपनी कंपनी के काम में बिजी है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसने कहा है कि वो जल्दी एक इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जहां पर आप सब उससे सभी सवालों के जवाब पा सकते हैं। ये सुनकर दूसरे मीडिया वाले ने अब ध्रुव की तरफ देखकर कहा, आपकी इसमें क्या राय है मिस्टर ध्रुव, क्या आप भी इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं या फिर ये सारी फैसिलिटी सिर्फ आपके छोटे भाई को ही दी जा रही है। उसकी ये बात सुनकर ध्रुव भी मुस्कुराते हुए बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी मुझे भी दी गई, लेकिन मैं अपने छोटे भाई के साथ ही इसे करना चाहता था। ये कहकर उसने प्यार से दृश्य के सर पर हाथ फेरा। वही दृश्य का मीडिया वालों के सामने आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वो सिर्फ जबरदस्ती स्माइल के साथ उनके सामने खड़ा था। अब मीडिया वालों ने तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिनके जवाब विशाल बहुत तीखी तरीके से दे रहा था, जिस वजह से आधे से ज्यादा मीडिया ही शांत हो गई थी।
लगभग आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही विशाल गुस्से के साथ अंदर की तरफ आया। वो दांत पीस कर बोला, इसीलिए मैं चाहता था कि दानिश आज हमारे साथ रहे, क्योंकि मीडिया वाले किसी के सगे नहीं होते। ये हमेशा ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जैसे कि इन्हें सब कुछ पता है सिवाय हमारे। देखा नहीं किस तरह से ये सवाल कर रहे थे। अगर यहाँ दानिश होता तो हमारी इतनी बेइज्जती ही नहीं होती। तभी सुरेखा जी ने विशाल को समझाते हुए कहा, विशाल बेटा जो हो गया उसे अब जाने दो। दानिश ने कहा है ना कि वो जल्दी आकर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये सुनकर विशाल ने गुस्से से झल्लाते हुए कहा, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि वो जयपुर में क्या कर रहा है। मुझे ये तो पता चलना चाहिए ना मॉम कि मेरा बेटा इंडिया आने के बावजूद भी मुझसे नहीं मिला और वो जयपुर में जाकर टिका हुआ है। ये सुनकर अब सुरेखा जी भी चुप हो गई। लेकिन तभी ध्रुव ने कहा, डैड मैं आज जयपुर जा रहा हूँ और वहाँ का जैसा माहौल होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। उसकी ये बात सुनते ही विशाल के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई। वो आगे आए और ध्रुव के कंधे को तब दबा के बोले, बेटा एक तुम ही हो जिस पर मैं पूरी तरह से डिपेंड रह सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे असलियत में बड़ी बेटे हो। तुमने अपने बड़े बेटे होने का पूरा फर्ज निभाया है। अच्छा होगा कि तुम अपने दोनों भाइयों जैसे नहीं होगे। ये कहकर विशाल ने गुस्से से एक नजर दृश्य की तरह देखा जो उन्हें ही घूर रहा था और वो अब वहां से जाने लगा। तभी विशाल ने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम इस तरह से? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई और एक बात सुनो, तुम भी अपने भाई के साथ जयपुर जाओगे और जाकर वहां दानिश के बारे में पता लगाओगे। ये सुनते ही दृश्य ने गुस्से के साथ कहा, मैं दानिश भाई का कोई नौकर नहीं हूं, ना ही आपका कोई नौकर हूं, जो आपके कहने पर उनके बारे में पता लगाने जाऊंगा। और वैसे भी दानिश भाई अब बच्चे नहीं रह गए, वो जो कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब आपको उनके लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही विशाल अब गुस्से से दांत पीसने लगा। तो वहीं रोली तुरंत जल्दी से आई और वो झटके के साथ दृश्य के हाथ को पकड़कर बोली, दृश्य मैंने मना किया था ना कि तुम ऐसे अपने डैड से बात नहीं करोगे, चलो यहां से। ये कहकर वो से गुस्से से दृश्य को वहां ले जाने लगी। तो विशाल ने दांत पीस कर कहा, अपने बेटे को अच्छे से समझा दो कि मैं उसका बाप हूं, कोई यार नहीं जो मुझसे ये ऐसे बात करता है। और एक बात, इसका सामान पैक कर दो, ये ध्रुव के साथ जयपुर जाएगा, क्योंकि वैसे भी अब इसे बिजनेस के बारे में सीखना है। इसे भी आगे चलकर कंपनी संभालनी है और जयपुर में हमारे कुछ बिजनेस है जिसे ध्रुव देखने जा रहा है। वहां पर ये भी बहुत कुछ सीख जाएगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर वो वहां से चले गए। तो वही दृश्य गुस्से से अब ध्रुव की तरफ देखकर बोला, भाई व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप डैड को क्यों नहीं कुछ बोलते? मैं सच में नहीं जाना चाहता, मुझे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना था। मुझे अच्छे से पता है डैड ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, क्योंकि उन्होंने सुबह सुन लिया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने की बात कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझे अब आपके साथ जयपुर भेज रहे हैं। मैं सच में नहीं जाना चाहता। उसकी ये बात सुनकर ध्रुव उसके पास आया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, डैड जो कह रहे हैं उसे अच्छे से समझो, वो हमारा गलत नहीं चाहेंगे और वैसे भी वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तुम्हारी उम्र हो गई है कि तुम बिजनेस के बारे में समझो और सीखो, क्योंकि मैंने और दानिश ने भी इसी उम्र से बिजनेस के बारे में सीखना शुरू कर दिया था। तब जाकर आज इतनी कम उम्र में दानिश ने इतना नाम बना लिया और मैं भी सक्सेसफुल हो चुका हूं, इसलिए तुम्हें भी अब अपने बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर दृश्य ने गुस्से से मुंह फुला दिया। तो होली ने भी कहा, बेटा ध्रुव ठीक कह रहा है, दृश्य तुम अपने भाई के साथ जाओ, मैं तुम्हारी पैकिंग कर देती हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई। तो ध्रुव को देखकर दृश्य पैर पटकते हुए बोला, भाई आप भी बिल्कुल डैड की तरह है। ये कहते हुए वो भी वहां से चला गया। तो ध्रुव उसे जाते हुए बस देखता रहा। इधर दूसरी तरफ जयपुर में सुबह सुबह अंतरा स्कूल के लिए रेडी हो चुकी थी और वो इस वक्त जल्दबाजी के साथ अपने मुंह में सैंडविच का पीस भरते हुए वहां से बाहर जा रही थी। पर अभी वो बाहर जा पाती उससे पहले ही किसी ने पीछे से उसकी एक चोटी को पकड़कर खींच लिया। अंतरा एकदम से लड़खड़ा गई और वो सीधे उस इंसान के सीने से टकराई। किसी के सीने से टकराते ही उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से से बोली, कौन है जिसने मेरे बालों को खींचा? इट्स हर्टिंग ना। ये कहकर वो तुरंत अपना बाल सहलाने लगी और अपना सिर ऊपर उठाकर देखने लगी। उसके सामने दानिश खड़ा था। दानिश को देखते ही अंतरा ने दांत पीसकर कहा, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे स्कूल जाने दीजिए, ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूं। ये कहकर वो वापस मुड़ी और जाने लगी। लेकिन तभी दानिश आगे जाते हुए बोला, आज मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल ड्रॉप करूंगा। ये सुनते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गई और उसने दूसरे ही पल अपना सरनामे हिला दिया। वो बाहर निकलते हुए बोली, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेहमानों से लिफ्ट लेने की आदत नहीं है। उसकी ये अकड़ भरी बात सुनकर दानिश की भौहें आपस में तन गई।
वो गेट पर आया तो सामने ही उसकी लग्जरियस कार खड़ी थी। जैसे ही अंतरा ने एक पल के लिए उसकी वो मर्सिडीज कर देखी, वो एक पल के लिए उसे देखते रह गई। तो वहीं दानिश ने जब उसकी आंखों में चमक देखी, तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो अपने कार की तरफ बढ़ा और अंतरा को घूरते हुए बोला, क्या अभी भी तुम मेरे साथ स्कूल नहीं चलना चाहती? अंतरा कार को देखकर अपना थूक गटक कर बोली, क्या ये इतनी लग्जरियस कार आपकी है? ये कहते हुए वो कार के बोनट पर अपने हाथ चलाकर कार को आगे से पीछे तक देखने लगी। दानिश उसकी बात सुन अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तो फिर क्या मैं तुम्हें कार का ड्राइवर दिख रहा हूं? ये सुनकर अंतरा ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देखते ही दानिश ने दांत पीसकर कहा, यू सिली गर्ल, तुम मुझे अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश मत करो और अगर चलना है तो कार में बैठ जाओ। ये सुनकर अंतरा की आंखों में चमक आ गई और उसने जल्दी से कहा, इतनी लग्जरियस कार में तो मुझे जरूर चलना है। मैं वहां पर अपनी सभी फ्रेंड्स के आगे फ्लॉन्ट करूंगी। उन्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी लग्जरियस कार से आ रही हूं और वो सारी की सारी जल जाएगी। उसकी ये बात सुनकर दानिश ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने उसके लिए फ्रंट सीट का डोर ओपन किया, लेकिन अंतरा फ्रंट सीट पर बैठने की बजाय सीधे बैक सीट पर जाकर बैठ गई। तो वही दानिश अभी भी कार का गेट खोले खड़ा रह गया और वो उसे देखकर दूसरे ही पल गुस्से के साथ बोला, क्या लड़की वाकई मुझे अपना ड्राइवर समझ रही है? तभी अंतरा ने ये कह भी दिया, ड्राइवर जल्दी से चलो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अब दानिश का दिमाग पूरी तरह घूम गया। अंडरस्को माई न्यू नॉवल, होप यू ऑल लाइक इट अंडरस्को। भाई आपने मेरा किडनैप क्यों किया? एक लगभग 18 साल की लड़की बेहद घबराते हुए अपने बेहद करीब चेहरे के नजदीक झुके उस डरावने इंसान से बोली। पर तभी उस लड़की के मुंह से भाई सुन वो इंसान गुस्से से दांत पीसते हुए उसके नर्म होठों को बुरी तरह मसलते हुए बोला, अब अगर तुमने गलती से भी मुझे अपना भाई कहा तो आज रात तुम मेरे बेड पर मेरा शिकार बनकर होगी, सो डोंट कॉल मी ब्रदर। पर तभी वो लड़की फिर से डरकर बोली दी, पर आप तो मेरे भाई। लेकिन आगे वो बात पूरी करती उससे पहले ही उस इंसान ने बेदर्दी ढंग से उस लड़की के होठों को अपने होठों में दबोच लिया। उसकी लड़की की मासूम सिसकियां गूंज उठी। कौन है वो बेरहम इंसान? क्यों कर रहा है वो उस लड़की के साथ ऐसा? क्या वाकई इनके बीच है कोई भाई बहन का रिश्ता? जानने के लिए पढ़िए तो मेरी दीवानगी है, सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। ये नॉवल आपको मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 47। डोंट टच हर, शी इज माइन। अब आगे। ये सुनकर अंतरा ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देखते ही दानिश ने दांत पीसकर कहा, यू सिली गर्ल, तुम मुझे अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश मत करो और अगर चलना है तो कार में बैठ जाओ। ये सुनकर अंतरा की आंखों में चमक आ गई और उसने जल्दी से कहा, इतनी लग्जरियस कार में तो मुझे जरूर चलना है। मैं वहां पर अपनी सभी फ्रेंड्स के आगे फ्लॉन्ट करूंगी। उन्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी लग्जरियस कार से आ रही हूं और वो सारी की सारी जल जाएगी। उसकी ये बात सुनकर दानिश ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने उसके लिए फ्रंट सीट का डोर ओपन किया, लेकिन अंतरा फ्रंट सीट पर बैठने की बजाय सीधे बैक सीट पर जाकर बैठ गई। तो वही दानिश अभी भी कार का गेट खोले खड़ा रह गया और वो उसे देखकर दूसरे ही पल गुस्से के साथ बोला, क्या लड़की वाकई मुझे अपना ड्राइवर समझ रही है? तभी अंतरा ने ये कह भी दिया, ड्राइवर जल्दी से चलो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अब दानिश का दिमाग पूरी तरह घूम गया। अंतरा ने जैसे ही ये बात कही दानिश का दिमाग पूरी तरह से घूम गया और वो अंतरा को गुस्से से देखकर बोला, क्या तुम वाकई मुझे अपना ड्राइवर समझ रही हो? जो बैक सीट पर जाकर बैठ गई। ये कहकर उसने बैक सीट का डोर ओपन किया। वही अंतरा ने ये सुनकर मुंह बनाकर कहा, मुझे फ्रंट सीट पर बैठने में अच्छा नहीं लगता, मुझे मोशन सिकनेस है और शायद फिर मैं उल्टियां भी करने लगूं और अगर मैंने उल्टी आपके ऊपर कर दी तो फिर तो आप मुझे सजा देंगे ना। इसलिए मैं बैक सीट पर बैठ गई। अब जल्दी से चलिए, मुझे लेट हो रहा है। दानिश उसकी ये सारी बातें सुन उसे अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, यू आर टू मच। चुपचाप अब बाहर निकलो और मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठो। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं जो तुम्हें इस तरह से लेकर जाऊंगा। ये कहकर दानिश वही खड़ा हो गया। अंतरा दानिश को ऐसे करते देख दांत पीसकर बोली, वैम्पायर कहीं के, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। आप ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपकी कार में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप गलतफहमी में हैं। मैं आज आपकी कार से जरूर स्कूल जाऊंगी। ये कहकर वो सीधे गुस्से से कार से बाहर निकली और फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई और विंडो से बाहर घूरने लगी। दानिश उसकी बात सुन तिरछा मुस्कुरा दिया और अब वो जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तभी उसने अंतरा को घूर कर कहा, अब क्या तुम इसी तरह बैठने वाली हो? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, तो क्या मैं अब अपने पैर को अपने सिर पर रख लूं? तब आपको समझ आएगा कि मैं बैठ गई। उसकी ये बात सुनते ही दानिश ने अपने होठों को भींचते हुए कहा, यू सिली गर्ल, मुझे उल्टे जवाब देना बंद करो। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ गया। अंतरा जो तुरंत विंडो की तरफ से दानिश की तरफ मुड़ने वाली थी, अचानक से उसे अपने चेहरे पर दानिश की गर्म सांस महसूस हुई।
एक पल के लिए अंतरा बस दानिश की नजरों को करीब से देखती रह गई। दानिश इस वक्त उसके बेहद करीब था, उनके चेहरे और होठों के बीच भी कोई गैप नहीं था। अंतरा ने अपनी सांस एकदम से रोक ली और वो अभी अपने कांपते होठों से कुछ बोलती उससे पहले ही दानिश उसके बेहद करीब झुका। अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों की कसकर मुठियां बना ली। दूसरे पल उसे सीट बेल्ट की आवाज आई। सीट बेल्ट की आवाज सुनते ही अंतरा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दानिश उसकी सीट बेल्ट को सेट कर रहा था। ये देखते ही उसने अचानक से खुद से कहा, ये मुझे क्या हो गया था? मुझे ऐसा अजीब अजीब क्यों लग रहा था? और ये वैम्पायर करीब से तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिखते हैं। ओह ना, मुझे क्या हो गया है? मुझे तो वैम्पायर भी हैंडसम लगने लगे। ये कहते हुए उसने रोने जैसा मुंह बना लिया। वही दानिश ने उसकी सीट बेल्ट को लगाया और अब अपनी सीट पर वापस बैठते हुए उसे घूर कर बोला, अब तुम्हें क्या हुआ? आर यू ओके? अंतरा ने अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया और बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे वैम्पायर कब से हैंडसम दिखने लगे। क्योंकि आप मुझे इस वक्त हैंडसम लग रहे हो। उसकी वैम्पायर वाली बात सुनकर दानिश उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगा, लेकिन दूसरे ही पल वो टेढ़ा मुस्कुरा दिया और बोला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूं क्योंकि हर उम्र की लड़कियां मुझे देखकर इसी तरह रिएक्ट करती है। तभी अचानक से अंतरा के दिमाग में कुछ आया और वो तुरंत अपना सिर जोर जोर से ना में हिलाकर बोली, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि आंटियां भी आपको देखकर इसी तरह रिएक्ट करती है। दानिश ने कार स्टार्ट दी और वो उसकी बेफिजूल की बातों को इग्नोर करने लगा, पर अंतरा भी अब स्टार्ट हो चुकी थी। उसने दानिश से एक्साइटमेंट के साथ कहा, यू नो वॉट, आपके पीछे तो डांडिया भी पागल है क्योंकि आपने मेरी दादी को नहीं देखा, मुझे तो लगता है कि मेरी दादी का आप पर क्रश आ गया है। वो आपको पसंद करने लगी है, तभी तो वो आपके मनपसंद खाने की चीजें बनाती रहती है और हमेशा आपसे शादी की बात करती रहती है। वैसे मैंने अपने दादाजी को तो नहीं देखा और वो इतने साल से दादी जी के पास आए भी नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप ही मेरे दादाजी बन जाइए, मेरी दादी जी से शादी कर लीजिए, फिर आप मुझे सजा भी नहीं देंगे और मैं आपसे कहानी भी सुनूंगी। कितना मजा आएगा ना? दानिश ने दूसरे ही पल कार पर जोर से ब्रेक लगा दिया। अचानक से अंतरा का सर आगे डैशबोर्ड पर टकराने को हुआ, लेकिन दानिश ने दूसरे पल उसके सिर पर अपना हाथ लगा दिया। अंतरा एकदम से बच गई और जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, थैंक गॉड मेरा सर नहीं फूटा, वरना अभी तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। तभी दानिश ने गुस्से के साथ कहा, अब अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम कितना बोलती हो। तुमने मुझे इरिटेट कर दिया है अपनी बकबक से, एंड नाउ जस्ट कीप क्वाइट अदरवाइज मैं तुम्हें। ये कहते कहते वो रुक गया और उसके चेहरे को गुस्से से देखने लगा। वही अंतरा ने दानिश की डांट सुनी तो वो बच्चे जैसा मुंह बनाते हुए बोली, पर मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया? मैं तो बस अपने दादी की सेटिंग करवाना चाहती थी, वैसे भी वो अकेले बोर होती रहती हैं और जिस तरह वो आपकी केयर कर रही है मुझे लगा कि शायद वो आपको पसंद करती है और अगर आप मेरे दादाजी बन भी जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। तभी दानिश ने वापस से दांत पीसकर कहा, लगता है तुम्हें मेरी बातें मुंह से समझ नहीं आएगी, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ आएगा। ये कहते हुए अब दानिश ने अपने डैशबोर्ड के साइड में रखी गन को निकाल लिया। अंतरा ने जैसे ही गन देखी उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो शॉक्ड होकर हकलाते हुए बोली, बंदूक बंदूक है आपके पास? कहीं आप पुलिस वाले तो नहीं है? और इस तरह से अपना गेटअप बदल कर आए हो? नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं बिल्कुल चुप रहूंगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर उसने तुरंत अपने मुंह पर उंगली रख ली और डरते हुए गन को देखने लगी। दानिश ने उसे इस तरह डरते देख अब गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया और बोला, फाइनली किसी चीज से तो इसे डर लगा। ये कहते हुए उसने उस गन को वही डैशबोर्ड पर अंतरा के जस्ट सामने रख दिया और कार को तेज स्पीड में लेकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में उसने अपनी कार एक बड़े से स्कूल के बाहर रोकी। कार रुकते ही अंतरा जल्दी से कार से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी दानिश ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अंतरा ने ना समझी में कहा, अब क्या हुआ? मैंने तो सारे रास्ते कुछ कहा भी नहीं, मैं तो बिल्कुल चुप थी। इसके जवाब में दानिश ने उसकी सीट बेल्ट को ओपन किया और उसके माथे पर अपनी एक उंगली से टैप करते हुए बोला, यू सिली गर्ल, क्या तुम बिना सीट बेल्ट ओपन किए जाने वाली थी? ये सुनकर अंतरा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और बोली, ओह नो, मैं तो भूल गई। जिसके बाद उसने सीट बेल्ट को खोल दिया और वहां से जल्दबाजी के साथ कार से बाहर चली गई और वो अंदर जाने लगी। लेकिन तभी दानिश कार से बाहर निकला और कार से टेक करके खड़े होते हुए बोला, स्कूल जैसे ही खत्म होगा तुम सीधे बाहर आना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, ओके? दानिश की ये बात सुनते ही अंतरा के कदम रुक गए और वो ना समझी में बोली, लेकिन क्यों? क्या आपको कोई दूसरा काम नहीं है? देखिए, आपको मुझे लेने आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी अपने फ्रेंड्स के साथ लाइब्रेरी जाती हूँ। उसके बाद मैं उनके साथ खेलने के लिए ग्राउंड में जाती हूँ और फिर मैं शाम तक घर वापस आती हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर दानिश ने बिना किसी भाव के कहा,
ये सब कुछ तुम पहले करती थी, पर अब मेरे आने के बाद तुम्हारी लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब तुम स्कूल के बाद चुपचाप सीधे घर जाओगी, वो भी मेरे साथ, और वहां जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। दानिश की ये बात सुनते ही अंतरा का पूरा मूड खराब हो गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, इस तरह की रोक टोक तो मेरे डैडी ने आज तक मुझ पर नहीं की। आप होते कौन हैं मुझ पर इस तरह रोक टोक लगाने वाले? देखिए, मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, मुझे कहीं भी आपके साथ नहीं जाना। मैं जैसे अपना रूटीन फॉलो करती थी मैं वैसे ही करूंगी, समझे आप? अब आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर दानिश ने दूसरे पल अपनी पॉकेट से गन निकाली और उसे साफ करते हुए बोला, क्या तुम बता सकती हो कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा? अंतरा गुस्से से पीछे मुड़ी और जैसे ही वो कुछ बोलने को हुई तभी उसने दानिश के हाथ में गन देख ली। गन देखते ही उसकी आवाज सारी उसके मुंह में ही रह गई और वो अब अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करते हुए बोली, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, और मैंने जो इससे पहले कहा आप उसे भूल जाइए। मैं पक्का स्कूल के बाद सीधे घर आऊंगी और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। अब मैं स्कूल जा रही हूँ, आप भी घर जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं पक्का घर आऊंगी। ये कहकर वो जल्दी से वहां से जाने लगी। दानिश उसे जाते देख हल्के से मुस्कुरा दिया। अभी अंतरा अंदर जा ही रही थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर टैप किया और उसके बाल को खींचते हुए बोला, चूहिया, तुम बिना मेरे स्कूल कैसे आ सकती हो? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अंतरा ने जैसे ही रेयान की आवाज सुनी वो रुक गई। रेयान को देखते ही वो तुरंत रेयान की तरफ कूद पड़ी और उसने कसकर रेयान को हक कर लिया और तुरंत घबराते हुए बोली, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ और अब इकलौते तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड बचे हो जो मुझे बचा सकते हो। प्लीज मेरी हेल्प करो। रेयान ने तुरंत उसे हक कर लिया और बोला, क्या हुआ अंतरा? तुम ठीक तो हो? कौन है तुम्हें जो परेशान कर रहा है? कहीं वो दूसरी गली का रॉकी तो नहीं? आज मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, तुम फिक्र मत करो। ये कहकर उसने जैसे ही आगे कुछ और कहना चाहा उसी वक्त किसी ने उसे अंतरा से दूर धक्का दे दिया। रेयान 2 कदम लड़खड़ा गया और वही अंतरा भी हैरानी के साथ सामने देखने लगी। दानिश इस वक्त उन दोनों को गुस्से के साथ देख रहा था। वही रेयान ने जब किसी अनजान इंसान को अपने सामने देखा तो वो गुस्से से बोला, हाउ डेयर यू? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? रेयान ग्रोवर नाम है मेरा, मुझे इस तरह से छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कहकर रेयान गुस्से से दानिश को देखने लगा। वही दानिश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बिना किसी भाव के कहा, आज तो तुमने इस लड़की को टच कर लिया, आइंदा से कभी उसे छूने की भी कोशिश मत करना, वरना अभी तो सिर्फ धक्का दिया है, बहुत जल्द इस दुनिया से भी तुम्हें बाहर धक्का दे दूंगा। इसी के साथ उसने अंतरा की कलाई को कसकर पकड़ लिया। वहीं रेयान ने ये सुना तो वो एक पल के लिए हैरान रह गया। वही अंतरा भी ये सब सुनकर शॉक थी। उसने दूसरे पल गुस्से के साथ कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त से ऐसे बात करने की? छोड़िए मेरा हाथ, मुझे अपने दोस्त के साथ जाना है। ये कहकर वो वापस रेयान की तरफ जाने लगी तो दानिश ने उसे फिर से रेयान से दूर खींच लिया और गुस्से के साथ बोला, सिली गर्ल, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना, तुम्हारी रूटीन अब बदल चुकी है, तुम्हारा लाइफस्टाइल बदल चुका है और तुम भी पूरी तरह बहुत जल्द बदल जाओगी, इसलिए अब तुम्हें अपने पुराने दोस्तों को भी भूलना होगा और खासकर उन्हें भूलना होगा जो लड़के होंगे। ये सुनकर अब अंतरा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी रेयान गुस्से से दानिश की तरफ बढ़ा और दानिश की आंखों में आंखें डालकर बोला, उसका हाथ छोड़ो। ये सुनकर दानिश अब तिरछा मुस्कुरा दिया और रेयान को घूरते हुए बोला, हू द हेल आर यू? क्या तुम मेरे बाप हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? लेकिन 1 मिनट, मैंने तो आज तक अपने बाप की भी बात नहीं मानी, तो मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? सो डोंट टच हर कॉज शी इज माइन। ये सुनते ही रेयान अब गुस्से से खौलने लगा और चिल्लाते हुए बोला, वो मेरी दोस्त है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो उसे, उसे मेरे साथ जाने दो। ये कहकर वो तुरंत आगे आया और उसने अब अंतरा के दूसरे हाथ को पकड़ लिया। दानिश ने जैसे ही रेयान के हाथ में अंतरा के दूसरे हाथ को देखा उसके भाव पूरी तरह से बदल गए और वो अपनी बेहद गुस्से भरी निगाहों से रेयान और अंतरा दोनों को ही देखने लगा। अब शुरू होगी असली वॉर ऑफ द लव, जिसमें होगी पोसेसिवनेस। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 48। उफ, ये गुस्से वाला पोसेसिवनेस। अब आगे। ये कहकर रेयान गुस्से से दानिश को देखने लगा। वही दानिश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बिना किसी भाव के कहा, आज तो तुमने इस लड़की को टच कर लिया, आइंदा से कभी उसे छूने की भी कोशिश मत करना, वरना अभी तो सिर्फ धक्का दिया है, बहुत जल्द इस दुनिया से भी तुम्हें बाहर धक्का दे दूंगा। इसी के साथ उसने अंतरा की कलाई को कसकर पकड़ लिया। वहीं रेयान ने ये सुना तो वो एक पल के लिए हैरान रह गया। वही अंतरा भी ये सब सुनकर शॉक थी। उसने दूसरे पल गुस्से के साथ कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त से ऐसे बात करने की? छोड़िए मेरा हाथ, मुझे अपने दोस्त के साथ जाना है। ये कहकर वो वापस रेयान की तरफ जाने लगी तो दानिश ने उसे फिर से रेयान से दूर खींच लिया और गुस्से के साथ बोला, सिली गर्ल, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती?
मैंने कहा ना, तुम्हारी रूटीन अब बदल चुकी है, तुम्हारा लाइफस्टाइल बदल चुका है और तुम भी पूरी तरह बहुत जल्द बदल जाओगी, इसलिए अब तुम्हें अपने पुराने दोस्तों को भी भूलना होगा और खासकर उन्हें भूलना होगा जो लड़के होंगे। ये सुनकर अब अंतरा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी रेयान गुस्से से दानिश की तरफ बढ़ा और दानिश की आंखों में आंखें डालकर बोला, उसका हाथ छोड़ो। ये सुनकर दानिश अब तिरछा मुस्कुरा दिया और रेयान को घूरते हुए बोला, हू द हेल आर यू? क्या तुम मेरे बाप हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? लेकिन 1 मिनट, मैंने तो आज तक अपने बाप की भी बात नहीं मानी, तो मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? सो डोंट टच हर कॉज शी इज माइन। ये सुनते ही रेयान अब गुस्से से खौलने लगा और चिल्लाते हुए बोला, वो मेरी दोस्त है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो उसे, उसे मेरे साथ जाने दो। ये कहकर वो तुरंत आगे आया और उसने अब अंतरा के दूसरे हाथ को पकड़ लिया। दानिश ने जैसे ही रेयान के हाथ में अंतरा के दूसरे हाथ को देखा, उसके भाव पूरी तरह से बदल गए और वो अपनी बेहद गुस्से भरी निगाहों से रेयान और अंतरा दोनों को ही देखने लगा। दानिश अब गुस्से के साथ रेयान और अंतरा दोनों को ही घूर रहा था। इस वक्त अंतरा भी बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी उसने वापस से रेयान की तरह देखते हुए कहा, रेयान चलो हम जल्दी से स्कूल में चलते हैं, वरना वैम्पायर हमें सजा देंगे। ये सुनकर रेयान ने गुस्से के साथ कहा, तुम इससे डरती क्यों हो? तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं इससे नहीं डरता, बल्कि मैं तो तुम्हें इससे प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर अंतरा ने अपना सरनाम में हिला दिया और बोली, नहीं नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते वैम्पायर का, क्योंकि इनके पास गन है और वो गन से हमें मार सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज जल्दी चलो यहां से। ये कहकर उसने रेयान के हाथ को पकड़ा, लेकिन उसी वक्त दानिश ने गुस्से से उन दोनों के हाथ को अलग कर दिया और अंतरा के कलाई को कसकर पकड़कर बोला, मैं तुम्हें आखिरी बार वॉर्न कर रहा हूं, अगर तुमने गलती से भी इसके क्लोज जाने की कोशिश की तो तुम सोच नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुनकर अंतरा ने चिढ़कर कहा, क्या करेंगे आप मेरे साथ? क्या आप मुझे उस गन से मार देंगे? इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं रेयान से दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि यहाँ पर इकलौता वही मेरा दोस्त है, समझे आप? ये सुनकर अब तो दानिश गुस्से से अंतरा देखा रहा और फिर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अंतरा को घूरते हुए कहा, मैं इसके अलावा भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूं और तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे दोनों डैडी को भी नुकसान पहुंचा सकता हूं। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे दोनों प्यार डैडी को कुछ भी हो तो फिर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। अंतरा ने जैसे ही अपने दोनों डैडी के बारे में ये सुना, अब उसके चेहरे पर पसीने आ गए। वो अपने दोनों डैडी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। अंतरा ने अब डरते हुए कहा, आप क्या करेंगे मेरे दोनों डैडी के साथ? आपको पता है वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपकी सारी बातें मानते हैं, आपके लिए वो कुछ भी करते हैं, आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसका जवाब में दानिश ने बिना किसी भाव के साथ कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता और जब कोई मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूं, अगर तुम इस लड़के से दूर नहीं रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही अब अंतरा ने रेयान को दूर कर दिया और रेयान से गुस्से से बोली, रेयान तुम अब मुझसे दूर रहना, मुझसे बात मत करना, मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों डैडी को कुछ भी हो, इसलिए अब तुम प्लीज मुझसे दूर हो जाओ। ये कहकर वो भागते हुए सीधे अंदर चली गई। तो वहीं उसे ऐसे जाते देख रेयान ने गुस्से के साथ कहा, अंतरा तुम इस तरह मेरे साथ नहीं कर सकती, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम इस इंसान से डरो मत, मैं इस लड़के को सबक सिखाऊंगा, ये लड़का तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी दानिश ने रेयान को ऊपर से नीचे तक घूर कर बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? शायद तुम्हें अभी इस बारे में नहीं पता, अभी तुम बच्चे हो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे और जब तुम दानिश ओबरॉय का नाम सुनोगे तब तो उसके नाम से ही कांपोगे। अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे याद रखना तुम उसके करीब भी मत जाना, वरना। ये कहते कहते दानिश ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तो वही रेयान ने गुस्से से अपना पैर पटकते हुए बोला, एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अंतरा को तुमसे जरूर छीन लूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये क्या कर रहे हम? गुस्से से वहां से चला गया। तो वही दानिश उसकी ये बात सुन अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम ऐसा कुछ भी कर पाओगे? पहले सीजन में तो तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाए, और रही बात अभी सीजन की, तो इस सीजन में भी तुम्हारे साथ वही होगा जो मैंने पहले सीजन में किया था, लेकिन शायद इस सीजन में उससे भी बुरा हो सकता है तुम्हारे लिए। ये हुए इसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो अपने बालों में पीछे से हाथ फेरते हुए वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ इस वक्त पैलेस में स्टडी रूम में विशाल अपने चेयर पर बैठे हुए थे। वो काफी सीरियसनेस के साथ अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने बिना देखे कॉल पिक किया तो उधर से आवाज आई, बॉस हमें पता चल चुका है दानिश सर जयपुर में। कहाँ, किसके साथ और क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही विशाल के काम करते हुए हाथ रुक गए। उसने दूसरे पल गुस्से के साथ कहा, क्या कर रहा है वो बताओ मुझे, जल्द से जल्द मुझे बताओ कि आखिर वो वहां पर किसके साथ है।
और ये कहते कहते वो गुस्से से रुक गए और फिर तभी उधर से आवाज आई, दानिश सर इस वक्त अपने दोनों असिस्टेंट के घर में रह रहे हैं और सुबह ही उन्हें एक स्कूल जाने वाली लड़की के साथ देखा गया है, जिसकी फोटोज हम आपके पास भेज रहे हैं। एक लड़की का नाम सुनते ही अचानक से विशाल के एक्सप्रेशंस बदल गए। विशाल ने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ उसने गुस्से से कहा, तुरंत भेजो मुझे उस लड़की की तस्वीर। उधर से असिस्टेंट ने कुछ कहा तो फिर विशाल ने कॉल कट कर दिया। लगभग कुछ ही सेकंड में उसके फोन पर कुछ तस्वीरें आने लगी। विशाल ने जब उन तस्वीरों को खोलकर देखा तो इस वक्त अंतरा के साथ दानिश दिखाई दिया। लेकिन विशाल ने जैसे अंतरा की तस्वीर को देखा और उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह काले पड़ गए, उसने गुस्से से फोन को वहीं जमीन पर पटक दिया। चिल्लाते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है। 7 साल पहले मैंने इस लड़की को मरवाया था, ये जिंदा कैसे रह सकती है। इधर दूसरी तरफ अब तक शाम हो चुकी थी। शाम के वक्त विला के बाहर कार रुकी। ध्रुव और दृश्य दोनों ही कार से बाहर निकले। दोनों ही अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर पहुंचते ही दृश्य ने चिढ़कर कहा, डैड की वजह से जबरदस्ती मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन अब मैं दानिश भाई को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर अपना सिर्फ वीडियो गेम खेलूंगा। ये कहकर उसने अपना फोन निकाल लिया और बैठकर गेम खेलने लगा। उसकी ये बात सुन ध्रुव उसके पास बैठ गया और उसे ध्यान से देखकर बोला, दृश्य डैड तुम्हारा गलत नहीं चाहते, बल्कि वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तुम्हारी अब वाकई उम्र हो गई है, तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर दानिश ने कहा, मुझे अपने कोई करियर पर ध्यान नहीं देना, मुझे पता है मेरा फ्यूचर कैसा होगा, आप फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दीजिए। उसकी ये बात ध्रुव उसे घूरने लगा और फिर अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं अभी के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मैं आसपास का माहौल खुद से जाकर देखूंगा, जो जैसा होगा मैं तुम्हें कॉल पर बता दूंगा, और अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो तुम भी मुझे कॉल कर देना, मैं बाहर से आऊंगा तो तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। ये सुनकर दृश्य ने अपना सर हिला दिया तो ध्रुव उसके सर पर हाथ फेरा। ध्रुव दृश्य को बच्चों की तरह प्यार करता था, क्योंकि दृश्य सबसे छोटा था और वो विशाल को छोड़कर बाकी घर में सबका लाडला था। वो आराम से गेम खेलने लगा। इधर ध्रुव वहां से बाहर निकल गया। वो जब गेट के बाहर आया तो ड्राइवर ने उसके लिए कार का गेट ओपन किया, लेकिन तभी ध्रुव ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ पर वॉक करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है थोड़ी दूर पर ही एक स्ट्रीट है और मार्केट है, तो मैं यहाँ की मार्केट खुद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। लेकिन तभी असिस्टेंट ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन सर ने आपके साथ हमेशा गार्ड रखने के लिए कहा है, प्लीज सर गार्ड अपने साथ लेकर चलिए। इसके जवाब में ध्रुव बाहर जाते हुए बोला, मैंने कहा ना मुझे अकेले जाना है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता मेरी बात। ये सुनकर असिस्टेंट चुप हो गया। ध्रुव वहां से सीधे मार्केट के लिए निकल गया। वहां की लोकल मार्केट काफी ज्यादा बड़ी थी। ध्रुव जब मार्केट में पहुंचा, वो आसपास देखने लगा। आसपास काफी ज्यादा भीड़ थी। तभी ध्रुव को एक धक्का लगा। धक्का लगने से ध्रुव के एक्सप्रेशन बदल गए। वो गुस्से से जैसे ही पीछे मुड़ा, अचानक से एक लड़की के लंबे बाल उसके चेहरे पर आ गए। वो लड़की अपने बालों को मुश्किल से संभालते हुए जमीन पर पड़ी अपनी सब्जियों को उठाते हुए घबराकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं देखा, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूं इसलिए। ये कहकर वो लड़की जैसे ही अपने सब्जियों को लेकर अपनी जगह से उठी, अचानक से ध्रुव ने उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे को देखकर ध्रुव एक सेकंड के लिए देखता रह गया। तो वही उस लड़की ने जब ध्रुव को देखा तो वो भी एक पल के लिए ध्रुव को देखते रह गई, लेकिन ध्रुव को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सा डर आ गया और वो जोर से चिल्लाई, ओ नो, क्या आप वही है जो कुछ साल पहले। ये कहते कहते वो एकदम से रुक गई और फिर मन ही मन बोली, ध्रुवी की बच्ची, ये तुम क्या कर रही हो। तुम इस इंसान से फिर से टकरा गई। अब पता नहीं ये इंसान क्या करेगा तुम्हारे साथ। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ध्रुवी थी। ध्रुवी इस वक्त रेड कुर्ती और ब्लैक जीन्स में अपने हाथ में सब्जी का थैला लिए घबराकर खड़ी थी। वही ध्रुव से ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। 18 साल की ध्रुवी काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने उसे घूरते हुए कहा, शायद डेस्टिनी हमें एक दूसरे से मिलाना चाहती थी, इसीलिए तुम मुझसे फिर से टकरा गई, बिल्कुल बचपन की तरह। ध्रुव ये बात सुनी वो एक पल के लिए हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से अपना सरनाम में हिला दिया और बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो गलती से आपसे टकराई, वैसे भी मैं बहुत जल्दबाजी में घर जा रही थी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तभी ध्रुव ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, पर तुमने तो मुझे धक्का मारा है और इसकी बिना सजा दिए मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। सजा का नाम सुनकर ध्रुवी के चेहरे पर पसीने आने लगे। उसने कहा, आप किस साज की बात कर रहे हैं? आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? देखिए प्लीज, मैंने कहा ना, मुझसे गलती से हो गया, मुझे जाने दीजिए। ये कहकर वहां से जाने लगी तो ध्रुव ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर जाते हुए बोला, अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कौन सी सजा दूंगा।
ये सुनकर अब ध्रुवी ने अपनी शक्ल रोने जैसी बना ली और उसने रोते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे घर पर मेरे मॉम डैड मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैं टाइम पर घर नहीं पहुंची तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन ध्रुव उसे इस तरह रोते देख हल्के से मुस्कुरा दिया और उसे वो परेशान करते हुए अपने कार की तरफ लेकर आया। उसने उसे कार में बिठाया और उसे खुलकर बोला, अब चुपचाप तुम मेरे साथ चल रही हो। ये कहकर वो भी अपने कार में बैठ गया। तो वही ध्रुवी ने जैसे ये सुनो उसने ना समझी में कहा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या आप मुझे जेल में बंद करने तो नहीं लेकर जा रहे हैं? ये सुनकर ध्रुव उसे घूरने लगा। तो ध्रुवी भी फिर चुप हो गई, लेकिन तभी ध्रुव ने कर स्टार्ट किया और वहां से कार लेकर जाते हुए बोला, मैं यहाँ पर अभी नया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ चलकर यहाँ थोड़ी शॉपिंग करना चाहता हूँ और यहाँ के बारे में कुछ जानना भी चाहता हूँ और तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हें मुझे अपना कुछ वक्त देना होगा। जैसे ध्रुवी ने ध्रुव की ये बात सुनी वो एक पल के लिए हैरान हो गई और दूसरे पल उसकी आंखों में एक चमक आ गया। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 49। 4 साल बाद। अब आगे। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ध्रुवी थी। ध्रुवी इस वक्त रेड कुर्ती और ब्लैक जीन्स में अपने हाथ में सब्जी का थैला लिए घबराकर खड़ी थी। ये सुनकर अब ध्रुवी ने अपनी शक्ल रोने जैसी बना ली और उसने रोते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे घर पर मेरे मॉम डैड मेरा इंतजार कर रहे हैं, अगर मैं टाइम पर घर नहीं पहुंची तो वह मुझे बहुत डांटेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन ध्रुव उसे इस तरह रोते देख हल्के से मुस्कुरा दिया और उसे वो परेशान करते हुए अपनी कार की तरफ लेकर आया। उसने उसे कार में बिठाया और उसे देखकर बोला, अब चुपचाप तुम मेरे साथ चल रही हो। ये कहकर वह भी अपनी कार में बैठ गया। वही ध्रुवी ने जैसे ये सुना उसने नासमझी से कहा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहीं आप मुझे जेल में बंद करने के लिए तो नहीं लेकर जा रहे हैं? ये सुनकर ध्रुव से घूरने लगा तो ध्रुव भी फिर चुप हो गई, लेकिन तभी ध्रुव ने कार स्टार्ट किया और वहां से लेकर जाते हुए बोला, मैं यहाँ पर अभी नया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारे साथ चलकर यहाँ थोड़ी शॉपिंग करना चाहता हूँ और यहाँ के बारे में कुछ जानना भी चाहता हूँ और तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हें मुझे अपना कुछ वक्त देना होगा। जैसे ही ध्रुवी ने ध्रुव की ये बात सुनी वो एकदम से हैरान हो गई और दूसरे ही पल उसकी आंखों में एक चमक आ गया। ध्रुवी ने दूसरे ही पल एक्साइटमेंट के साथ कहा, ओह तो आप चाहते हैं कि मैं आपको अपना टाइम दूं, तो आप इस तरह मुझे सजा देना चाहते हैं, अगर ऐसी सजा है तो मैं तो खुशी खुशी सजा को करने के लिए तैयार हूं। ये कहकर वह कंफर्टेबल होकर कार में बैठ गई। ध्रुवी की इस तरह की हरकतें देख ध्रुव हल्के से मुस्कुरा दिया और कार लेकर वहां से निकल गया। इधर आज का स्कूल खत्म हो चुका था। अंतरा चालबाजी के साथ अपना बैग लेकर वहां निकली। रेयान भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन अंतरा लगातार उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी, पर तभी रेयान आगे आकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, अंतरा ये क्या कर रही हो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इसके जवाब में अंतरा ने गुस्से के साथ कहा, मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हारी वजह से मैं अपने दोनों डैडी को रिस्क में नहीं ला सकती। उसकी बात सुनकर रेहान का मुंह बन गया। अंतरा ने उसे दूर धक्का दे दिया और वो वहां से सीधे बाहर की तरफ निकल गई, लेकिन गेट पर पहुंचते ही उसे अपने सामने दानिश खड़ा दिखाई दिया। दानिश को देखते ही अंतरा ने डरते हुए कहा, मैंने उससे बात नहीं की, मैं सच कह रही हूं, अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाकर उससे पूछ लीजिए। ये सुनकर दानिश ने उसके हाथ से बैग लिया और उसे कार की तरफ लेकर जाते हुए बोला, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन हो गया है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। ये सुनते ही अब अंतरा थोड़ी रिलैक्स हुई। दानिश ने उसके लिए कार का गेट ओपन किया और अंतरा उसमें बैठ गई। दानिश भी कार में बैठने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ। वो एक सेकंड के लिए अपनी जगह रुक गया। उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई, वहां से कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके एक्सप्रेशन कुछ मिस्टीरियस थे। उसने अपनी आंखें बंद की और हल्के गुस्से में बोला, डैड अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो इस बार तो मैं भूल जाऊंगा कि आपने मुझे पैदा किया है। इसी के साथ वह कार में बैठ गया। कार वहां से निकल गई, लेकिन एक पिलर के पीछे खड़ा इंसान उनकी फोटोज क्लिक कर रहा था और कुछ ही देर में उसने वह फोटोज किसी के पास सेंड कर दी। रात हो चुकी थी। घर में इस वक्त अंतरा अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी। वो काफी ज्यादा बिजी दिखाई दे रही थी, तभी किसी ने उसके पास चॉकलेट मिल्कशेक रख दिया। चॉकलेट मिल्कशेक देखते ही अंतरा की आंखों में चमक आ गई। उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, मेरा ये पीने का कितना ज्यादा मन था, थैंक यू सो मच डैडी। लेकिन उसने ये कहते हुए जैसे अपना सिर उठाया तो वहां दानिश खड़ा था। दानिश को देखते ही अंतरा की एक्साइटमेंट गायब हो गई। उसने मुंह बनाकर कहा, क्या आप मेरे लिए लेकर आए हैं? दानिश ने उसकी छोटी सी नाक को खींचते हुए बोला, तो तुम्हें क्या मेरा भूत दिखाई दे रहा है? ये सुनकर अंतरा ने चिढ़कर कहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, लेकिन अगर ये आप लेकर आए तो मैं नहीं पीऊंगी। ये कहकर वो जैसे उसे रखने को हुई, तभी दानिश ने अपने पॉकेट से गन निकलते हुए कहा, आई थिंक मुझे एक बार अपनी गन साफ कर लेनी चाहिए।
ये कहते हुए उसने गन को उसके तरफ पॉइंट कर दिया। गन देखते ही अंतरा हक्की बक्की रह गई। उसने दूसरे ही पल उस चॉकलेट मिल्कशेक को इस तरह अपने हाथ में उठा लिया और एक ही घूंट में सारा पी गई, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके बालों में हाथ फेरा और वहां से जाते हुए बोला, अब तुम अच्छे से पढ़ाई करो। ये सुनकर अंतरा ने चिढ़कर कहा, मुझे बच्चों जैसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं? मैं तो कोई बच्ची नहीं हूं। ये कहकर उसने अपने बालों में फिर से हाथ फेर लिया जहां पर अभी दानिश उसे टच करके गया था। वो अपना काम करने लगी लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। अंतर को एक छोटा सा फोन दिया गया था जिससे वो अपने दोनों डैडी से और कुछ फ्रेंड से बात किया करती थी। उसका फोन जब रिंग हुआ तो उसने अपना फोन उठाया, तभी उधर से रेयान की आवाज आई, अंतरा क्या तुम मुझसे आखिरी बार मिलने आओगी? ये सुनते ही अंतरा के लिए हैरान हो गई। उसने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों, तुम आखिरी बार क्यों बोल रहे हो? तुम ठीक हो ना? रेयान अंतरा को बोला, पता नहीं क्यों पर कुछ घबराहट होने लगी। एक्चुअली मेरे डैड एब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ रहा है। शायद अब मैं तुमसे पूरे 5 साल बाद मिलूं, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूं। आखिरी बार मिलकर मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूं अगर मैंने आज तक तुमसे कोई भी बदतमीजी की हो। उसके अब्रॉड जाने की बात सुनते ही अंतरा शॉक्ड हो गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, मैं अभी के अभी आ रही हूं, तुम मेरा इंतजार करो। ये कहकर वो तुरंत वहां से लगभग दौड़ते हुए बाहर निकल गई। इधर दानिश शॉवर ले रहा था। शॉवर लेने के बाद वो बाहर निकला तो उसका फोन बजा। उसने अपना फोन देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कॉल पिक करते हुए बोला, क्या न्यूज है? तभी उधर से आवाज आई, उन्हें आपके बारे में पता चल चुका है और वो शायद अब डायरेक्ट नमन और रोहित पर ही टारगेट करने वाले हैं और शायद मिस अंतरा पर भी। ये सुनते ही अचानक से दानिश के एक्सप्रेशन काले पड़ गए। उसने गुस्से के साथ दांत पीसकर कहा, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस बार उन्होंने गलती से भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं उनकी जान ले लूंगा। इसके जवाब में उस इंसान ने कहा, यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी के लिए वो अपना काम शुरू कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अंतरा को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। दानिश ने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने गुस्से से फोन कट कर दिया। फोन कट करते हैं उसने फोन को जमीन पर पटक दिया और चिल्लाते हुए बोला, आखिर आप क्यों मुझे जीने नहीं दे रहे हैं? क्यों आप उसे मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको नहीं पता अगर वह मुझसे दूर हुई तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। आई विल बर्न द होल वर्ल्ड। इधर दूसरी तरफ अंतरा इस वक्त रात के अंधेरे में दौड़ते हुए ही रेयान के घर की तरफ जा रही थी। अंतरा जहां रहती है उससे लगभग 25 से 30 कदमों की दूरी पर रेहान का बड़ा सा विला था। पूरे जयपुर में रेहान के दादा का काफी नाम है, बिजनेस टाइकून थे। रेयान काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन अंतरा की सादगी और उसके चुलबुलेपन से उसने सिर्फ अंतरा को ही अपना दोस्त बनाया था, वरना सभी उससे दोस्ती करना चाहते थे पर उसने सिर्फ अंतरा से दोस्ती की थी। और अंतरा इस वक्त दौड़ते हुए ही उसके विला की तरफ जा रही थी। लेकिन वो जब उसके विला से थोड़ी दूर पर पहुंची थी कि इस वक्त उसके सामने 2 कार आकर रुक गई। उन 2 कारों को देखकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने कंफ्यूजन में कहा, अब ये मेरे रास्ते में क्यों आ गए? ये कहकर वो दूसरे तरफ से जाने लगी, लेकिन तभी उनकी कार के डोर खुलने लगे और उसमें से कुछ इंसान बाहर निकलने लगे। अंतरा ने जब उन्हें देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो फिर से अपनी जगह रुक गई और बोली, आप सब कौन है और आप इस वक्त मेरे रास्ते में क्या कर रहे हैं? प्लीज जल्दी हटिए, मुझे मेरे दोस्त से मिलने जाना है। वो आज मुझे छोड़कर जा रहा है और अब वो 4-5 साल बाद वापस आएगा। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन तभी वो सारे इंसान उसके आगे पीछे आकर खड़े हो गए। अब अंतरा उनके बीच में खड़ी थी। पता नहीं क्यों पर उसे अजीब तरह का डर लगने लगा। उसने थोड़ा डरते हुए कहा, आप सब क्या कर रहे हैं? प्लीज, मैंने कहा ना, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहां से जाने दीजिए। लेकिन तभी उस कार का बैक सीट का दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा इंसान ब्लैक सूट में बाहर निकला। अंतरा ने जब उस इंसान को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसे कुछ याद आने लगा। उसे लगा जैसे उसने इस आदमी के चेहरे को कहीं तो देखा था, लेकिन इस वक्त उस इंसान की आंखों में गुस्सा था। वो अंतरा के पास आया, उसने अंतरा को ऊपर से नीचे तक देखा और दूसरे ही पल उसने अंतरा के बाल को पीछे से कसकर पकड़ लिया। अंतरा दर्द से चीख उठी। आह! उस रोड पर उन सबके अलावा और कोई भी नहीं था। वहां की स्ट्रीट लाइट भी बंद थी। अंधेरे में अंतरा की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने दर्द में कहा, छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए मुझे। लेकिन तभी उस आदमी ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे बेटे के करीब जाने की कोशिश करोगी? तुम जैसी अनाथ लड़की को मैं आज इसी वक्त यही दफन करके जाऊंगा। ये सुनते ही अंतरा हक्की बक्की रह गई। वहीं को शख्स जो कोई और नहीं विशाल ओबरॉय था। वो गुस्से के साथ अंतरा को बाल सहित खींचते हुए दूसरी तरफ लेकर जाने लगा। वहां पर थोड़ा आउट एरिया था, जिस वजह से वहां कोई जल्दी आता जाता नहीं था और विशाल उसे उसी तरफ खींचकर लेकर जाने लगा। अंतरा डरने लगी। वो डरते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप?
प्लीज छोड़िए मुझे, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कर रहे हैं। मुझे मेरे दोस्त से मिलने जाना है। लेकिन विशाल गुस्से से बोला, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। 7 साल पहले मैंने जब तुझे मारा था तो मैंने सोचा कि तुम मर गई, लेकिन तू जिंदा थी और तुझे जिंदा जिसने भी रखा है उसकी भी मौत बहुत जल्द होगी, क्योंकि तू ऐसी लड़की है जिसने मेरे बेटे के दिलो दिमाग पर अपना काबू पाया है, ऐसा काबू पाया जैसा मैंने सोचा नहीं था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे पर काबू पाने का सोचा था, लेकिन तेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पाया, पर अब एक बार फिर से तुझे मारूंगा और इस बार हमेशा हमेशा के लिए। इसी के साथ विशाल ने उसे झाड़ी में फेंक दिया। अंतरा दर्द से कराह उठी और वह दर्द से चिल्लाते हुए बोली, डैडी, रोहित डैडी, आप दोनों कहाँ हैं? प्लीज मुझे बचाइए, मुझे डर लग रहा है। डैडी प्लीज जल्दी आइए। तभी विशाल ये सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, वो दोनों तुझे बचाने के लिए कैसे आएंगे जब मैं पहले ही उन्हें अपनी कैद में कर चुका हूं और तुझे मारने के बाद मैं उन दोनों को ही मारने जा रहा हूं। अंतरा ने जैसे ही यह सुना वह सुन रह गई और वह दूसरे पल हकलाते हुए बोली, ना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे दोनों डैडी को नहीं मार सकते। वह जिंदा है, आप उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। पर तभी विशाल ने अपने हाथ में गन लिया और उसे अंतरा के माथे पर पॉइंट करते हुए बोला, पिछली बार मैंने सोचा था कि तेरा एक्सीडेंट करवाऊंगा तो तू बच्ची थी, जल्दी मर जाएगी, पर एक्सीडेंट करवाने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि तू बच गई और अब तो इतनी बड़ी हो गई, लेकिन अब मैं सीधा तुझे गोली से मारूंगा जिससे कि तू डायरेक्ट ऊपर जाए और तेरा बचने का कोई चांस ही ना रहे। अंतरा ने जैसे ही ये सुना और उसने जैसे ही अपने ऊपर गन देखी वो कांपने लगी। उसे गन से बहुत ज्यादा डर लगता था। उसने डरते हुए कहा, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज, मैं तो प्यारी हूं ना, मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं हमेशा सबकी हेल्प करती हूं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। लेकिन तभी विशाल हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मुझे माफ कर दे, लेकिन तुझे अब मरना ही होगा। वैसे मेरी बच्चों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुझे मेरे बेटे के पास नहीं जाना चाहिए था, तूने यही सबसे बड़ी गलती की है। इसी के साथ विशाल ने जैसे अंतरा के ऊपर गोली चलाया, अचानक से वहां पर 2 गोलियां एक साथ चल गई। विशाल के हाथ से वह गन छूट कर नीचे जा गिरा और वही अंतरा की जोरदार चीख निकल गई और विशाल भी थम से नीचे जा गिरा और तभी वहां गुस्से भरी आवाज, कोई भी जो उसे मारेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ दानिश, जिसके हाथ में 2 गन थी और उसने दोनों गोलियां एक साथ चलाई थी, वह सीधे अंतरा के तरफ गया, लेकिन वह भी अंतरा के पास पहुंच पाता उससे पहले ही वहां 2 गोली एक बार फिर से चली और दानिश के कदम उसी जगह एकदम से रुक गए और अंतरा की इस बार बेहद दर्दनाक चीख निकल गई। 4 साल बाद क्या हुआ होगा? क्या मर गई अंतरा या हुआ कुछ दानिश को? कमेंट में बताना। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 50। ये क्या बदतमीजी है। 4 साल बाद दिल्ली, सुबह का वक्त, मंदिर में। इस वक्त मंदिर में बरसी की पूजा चल रही थी। हवन कुंड के सामने विवेक जी की तस्वीर पर हार चढ़ाया गया था और इस वक्त वहां हवन हो रहा था। सुरेखा जी की आंखों में आंसू थे और वो विवेक जी को देखकर बस बिल्कुल चुप थी। वहां का माहौल बहुत शांत था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। कुछ ही देर में जब हवन पूरा हुआ तब पंडित जी ने कहा, आज विवेक जी की तीसरी बरसी पूरी हुई। ये सुनकर सुरेखा जी की आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकलने लगे। रोली उनके पास आई और उन्हें संभालते हुए बोली, मॉम प्लीज संभालिए खुद को। डैड जहां कहीं भी होंगे वो आपको ऐसे रोते हुए देखेंगे तो उन्हें बहुत तकलीफ होगा। इसके जवाब में सुरेखा ने कहा, अगर उन्हें तकलीफ होती तो वो मुझे छोड़कर इस तरह जाते ही नहीं। अभी मैं अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूं और वो मुझे ऐसे छोड़कर चले गए। उन्होंने सोचा भी नहीं कि मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। ये सुनकर रोली जी की भी आंखों में आंसू आ गए। तो वही सुरेखा जी ने बेहद लाचारी के साथ कहा, इन 4 सालों में कितना कुछ बदल गया। मेरा परिवार टूटकर बिखर गया। ना तो यहाँ कोई अपना अपना है और पराया तो पराया ही हो चुका है। ये सब सुनकर रोली जी ने भी उदासी के साथ कहा, आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। इन 4 सालों में तो हमारा पूरा परिवार ही टूट गया। तभी सुरेखा ने कहा, लेकिन मैंने सोच लिया है कि अब मैं एक बार फिर से अपने पूरे परिवार को एक करूंगी। क्योंकि अब सभी बच्चे बड़े हो चुके हैं और सभी की अब जिंदगी शुरू हो चुकी है। सभी को अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और मैं अब सबको एक करूंगी। लेकिन तभी रोली ने उदासी के साथ कहा, मुझे तो समझ नहीं आता 4 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस तरह से सब कुछ टूटकर बिखर गया। आज हमारे दोनों बच्चे भले यहाँ पर हैं, पर दानिश हम सब से पूरी तरह अलग हो गया। वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपने दानिश को ही खो दिया। ये कहते कहते रोली की आंखों में आंसू आने लगे। तो वही सुरेखा ने भी अपने आंसू को साफ करते हुए कहा, रोली मैंने कहा ना, मैं अब सबको एक करूंगी। ओबरॉय खानदान के 3 बेटे थे और तीनों बेटे ही इस खानदान की शान थे और अब एक बार फिर से वो तीनों एक साथ आएंगे और उन्हें एक साथ मैं लाऊंगी।
तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऐसा मैं बहुत जल्द करूंगी। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। तो रोली ने ना समझी में कहा, पर आप ऐसा कैसे करेंगे? क्या आपको पता है कि दानिश कहाँ है? इसके जवाब में सुरेखा ने कहा, नहीं, मुझे अभी तो पता नहीं कि वो कहाँ है। लेकिन मैं ध्रुव से इस बारे में बात करूंगी। मुझे अच्छे से पता है ध्रुव भले ही दुनिया वालों के सामने ये दिखाए कि उसे दानिश के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूं कि वो तीनों भाई एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़े हैं। ये सुनकर रोली हैरान रह गई और सुरेखा वहां से नीचे चली गई। इधर दूसरी तरफ एक आसमान छूती बिल्डिंग के प्रेसिडेंट केबिन में इस वक्त एक इंसान व्हाइट सूट में ग्लास मिरर के सामने खड़ा था और वो बस खामोशी के साथ बाहर की तरफ देख रहा था। तभी अंदर नोक करते हुए असिस्टेंट आया और बोला, बॉस कुछ देर में आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैंने आपका शेड्यूल रेडी कर दिया है। उसकी आवाज से ध्रुव पीछे मुड़ा और असिस्टेंट को घूरते हुए बोला, आज की मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। ये सुनकर असिस्टेंट ने ना समझी में कहा, लेकिन बॉस आप ऐसा क्यों चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। इसके जवाब में ध्रुव ने बिना किसी भाव के कहा, मैंने जो कहा है बस इतना करो, सभी मीटिंग कैंसिल कर दो। ये सुनकर असिस्टेंट ने अब कुछ नहीं कहा और वो बस अपना सर हिलाते हुए वहां से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद ध्रुव ने अपना फोन निकाला। उसने किसी नंबर पर कॉल डायल किया, पर उधर से कॉल पिक नहीं हुआ, जिसे देखकर ध्रुव वापस से अपने चेयर पर आया। वो चेयर पर लीन होकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। ध्रुव पूरे 27 साल का हो चुका था। 27 साल की उम्र में वो बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव था। समय के साथ उसके चेहरे पर सीरियसनेस काफी ज्यादा आ चुकी थी। तभी कोई केबिन में बिना नोक के अंदर आया और बोला, वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सुनते ही अचानक से ध्रुव के चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस गायब हो गए। उसने दूसरे ही पल सामने खड़े इंसान को देखकर बोला, कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हें कार्तिक? इसके जवाब में ध्रुव को देखते हुए कार्तिक चेयर पर बैठ गया और बोला, जिसके बारे में तुम इतने वक्त से पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इस दुनिया पर पिछले 3 सालों से राज करने वाला वो मिस्टर कोई और नहीं बल्कि। ये कहते कहते वो एक सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन ध्रुव इतना ही सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। वो हैरानी से बोला, आर यू सीरियस? क्या तुम सच कह रहे हो? इसके जवाब में कार्तिक ने अपना सर हिलाया और बोला, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं और इसके बारे में मुझे आज ही पता चला। ये सुनते ही अब ध्रुव की आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली मुझे पता चल ही गया। अब मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं हूं। ये कहते हुए ध्रुव मुस्कुराया और फिर तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने कॉल पिक किया तो उधर से किसी के गुस्से भरी आवाज आई, भाई आपने कहा था कि आप मुझे पिक करने आओगे, पर मैं कब से एयरपोर्ट पर आपका इंतजार कर रहा हूं, अभी तक आप आए नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हॉस्टल जाने के बाद आप मुझे भूल गए हो? लेकिन जहां तक मुझे पता है, मैं हमेशा आपसे कांटेक्ट में था, तो फिर आप मुझे भूल कैसे सकते हैं? दृश्य की ये बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराया और अपनी जगह से उठकर बोला, आई एम सॉरी दृश्य, एक्चुअली मैं इससे पहले एक मीटिंग में बिजी हो गया था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। इनफैक्ट मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने के लिए भेजने वाला था, पर फिर मुझे याद आया कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम अपनी स्कूलिंग पूरी तरह से कंप्लीट करके वापस आओगे तो मैं खुद में लेने आऊंगा। तुम मेरा बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं वहां पहुंच रहा हूं। इसके जवाब में उधर से दृश्य ने कॉल कट कर दिया। ध्रुव अपनी जगह से उठा और बाहर जाने लगा, लेकिन तभी कार्तिक ना समझी में बोला, ध्रुव अब तुम क्या करने वाले हो? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी है वो बहुत ज्यादा रेयर है और उसके बारे में मुझे बहुत मुश्किल से पता चला है। इसके जवाब में ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं जो कुछ भी करूंगा उसे दुनिया देखेगी। ये सुनकर कार्तिक को कुछ समझ नहीं आया और ध्रुव वहां से निकल गया। इधर एयरपोर्ट पर 2 गार्ड्स के बीच एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा था। उस लड़के की उम्र तकरीबन 20 साल की लग रही थी। उस लड़के के गर्दन पर हेडफोन लटका हुआ था और ब्लैक फॉर्मल पैंट में वो लड़का काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आसपास आने वाली जो लड़कियां थी वो सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी, लेकिन इस वक्त उस लड़के का सारा ध्यान उसके फोन पर था। वो अभी अभी अपने फोन में बिजी था कि तभी एक इंसान जिसने अपने आप को काले कपड़ों से ढक रखा था वो तोड़ते हुए दृश्य के साइड से गुजरा और दृश्य के फोन को सीधे अपने हाथ में ले लिया और वहां से दूसरे ही पल लगभग गायब हो गया। दृश्य बस शॉक होकर देखता रह गया और दूसरे पर जोर से चिल्लाया, कोई मेरा फोन लेकर चला गया। वहां मौजूद वो दोनों गार्ड्स भी कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर पल भर में क्या हो गया। दृश्य गुस्से से आसपास देखने लगा, उसे वो इंसान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने चिल्लाते हुए उन गार्ड्स से कहा, क्या आप दोनों बेवकूफ है? किस चीज की सिक्योरिटी के लिए आप दोनों को मेरे पास हायर किया गया है, जब आप दोनों एक चोर को ही पकड़ नहीं पाए? अभी भी कैसे मेरा मुंह देख रहे हैं? जाइए जाकर ढूंढिए, वो मेरा फोन लेकर भागा है और अगर मेरा फोन मुझे नहीं मिला तो मैं आप दोनों को फायर करवा दूंगा।
उन गार्ड्स ने जल्दी से अपना सर हिलाया और वो अब दौड़ते हुए एयरपोर्ट के चारों तरफ उस चोर को ढूंढने लगे। इधर दृश्य गुस्से से जमीन पर लात मारते हुए बोला, इंडिया आने की यही प्रॉब्लम है। यहाँ आते ही सामान चोरी होने लगते हैं। उस फोन में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे और मेरी कई सारी मेमोरीज भी थी। मुझे मेरा फोन किसी भी हालत में चाहिए। ये कहते हुए वो गुस्से से आसपास देखने लगा। तभी वहां पर कार आकर रुकी। ध्रुव कार से बाहर निकला और दृश्य को दूर से देखकर ही पहचान गया। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, मेरे छोटे भाई कितने बड़े हो गए तुम। तभी दृश्य ने ध्रुव को दूर कर दिया और गुस्से से बोला, भाई मेरा मूड बहुत ज्यादा ऑफ है। ये सुनकर ध्रुव में ना समझे मैं कहा, पर हुआ क्या तुम्हें? आर यू ओके? इसके जवाब में दृश्य ने कहा, यू नो वॉट भाई, इस वक्त मैं इस कंडीशन में फ्रस्ट्रेटेड होकर क्यों खड़ा हूं? ध्रुव ने फिर से अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं पता। तुम बताओगे तभी तो मैं जानूंगा। इसके जवाब में दृश्य ने गुस्से के साथ कहा, पता नहीं कौन सा इडियट चोर था जो मेरा फोन लेकर भाग गया और नाउ आई एम टोटली पिस्ड ऑफ। आई हेट दिस प्लेस। ये सुनकर ध्रुव ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा फोन चोरी हो गया तो तुम अपने बर्थ प्लेस से ही नफरत करने लगे। ये अच्छी बात नहीं है। एटलीस्ट तुम्हें इंडिया के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं और ये हमारा घमंड है, गुरूर है। ये सुनकर दृश्य मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मेरा फोन, उसमें तो मेरे डॉक्यूमेंट थे, मेरी मेमोरी थी। मुझे फोन की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे मेरे डॉक्यूमेंट और मेमोरी से लेना देना है जो उसमें था और वो चोर लेकर भाग गया। मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मुझे मेरा फोन चाहिए। एक बार वो चोर मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी उसकी बात सुनकर ध्रुव उसे शांत करते हुए बोला, दृश्य पहले तुम शांत हो जाओ। तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। जहां बात है तुम्हारे फोन में मौजूद मेमोरीज की, तो मेमोरीज तो फिर से कलेक्ट कर सकते हो। तभी ये सुनकर दृश्य ने फ्लो में कह दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा दानिश भाई से इस तरह मिलूंगा। मैंने उनके साथ बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट की थी और मुझे सिर्फ उन मेमोरीज की फिक्र है। बाकी वो फोन लेकर हेल में चला जाए, आई डोंट केयर। अचानक से ये कहते कहते हुए वो रुक गया, तो ध्रुव ने कहा, मैंने सब सुन लिया। तुमने अभी अभी क्या कहा, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझे सच बताओगे। ये सुनकर दृश्य ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, भाई एक्चुअली मैं अभी के लिए बहुत ज्यादा टायर्ड हूं और ऊपर से मेरा फोन भी चोरी हो गया, इसलिए मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूं। मुझे घर लेकर चलिए, मुझे मॉम के हाथ का डिनर करना है। मैंने बहुत मिस किया उनके हाथ का खाना। ये कहकर को तुरंत आगे जाने लगा, लेकिन तभी ध्रुव ने पीछे से उसके कॉलर को पकड़कर अपने तरफ घुमाया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है तुमने क्या किया है, क्या नहीं, इसलिए मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों भाइयों को लगता है कि तुम दोनों भाई मुझसे सब कुछ छुपा लोगे, लेकिन तुम दोनों भूल जाते हो कि मैं तुम दोनों से भी बड़ा हूं और मुझसे कुछ भी नहीं छुप सकता। मैं दानिश को तो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारी क्लास लूंगा। चलो चुपचाप घर। ये कहते हुए वो उसे लेकर सीधे कार की तरफ बढ़ गया। तो वही दृश्य ने अपने सर पर मारते हुए कहा, इडियट कहीं का, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ बोलने की? लेकिन मेरा फोन चोरी हुआ है। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, बट आई प्रॉमिस, जिस किसी ने भी मेरा फोन लिया होगा अगर वो एक बार मेरे सामने आ गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो सीधे कार के तरफ निकल गया और कार वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ एक बेसमेंट में इस वक्त वो काले कपड़ों में मौजूद इंसान रुका हुआ था। उसके हाथ में दृश्य का फोन था। तभी पीछे से एक आवाज आई, फाइनली तुमने अपनी जिंदगी की पहली चोरी कर ही ली। इस आवाज को सुनते ही वो इंसान पीछे मुड़ा और अपनी गहरी भूरी आंखों से उस आदमी को देखने लगा और फिर वो आदमी उसके तरफ बढ़ा और उसने गुस्से से उसे इंसान के चेहरे पर काले कपड़े को हटा दिया। उसके हटते ही वो इंसान जो एक लड़की थी, उस लड़की के लंबे बाल पूरे उसके कमर तक बिखर गए और उस लड़की के गोरे से खूबसूरत चेहरे पर पसीने थे। शायद हड़बड़ी के साथ दौड़ने की वजह से वो अभी भी हाफ रही थी। लेकिन उस आदमी की इस हरकत को देखकर उस लड़की ने गुस्से के साथ कहा, ये क्या बदतमीजी है। तभी उस आदमी ने कहा, अगर तुम चोरी कर रही हो तो तुम्हें अपने आप को दिखाकर करना चाहिए। ये क्या बच्चों जैसे अपना मुंह छुपाकर चोरी करती हो? इस तरह से तो तुम कभी अच्छी चोर नहीं बन पाओगी। ये सुनकर उस लड़की ने अपने बालों को समेटा और गुस्से से बोली, अपन को मत सिखाओ कि अपन कैसा चोरी करेगा, कैसा नहीं। अपन को अच्छे से पता है कि अपन एक दिन माफिया डॉन से मुलाकात करेगा और दुनिया का अच्छा चोर बनकर दिखाएगा। ये कहकर वो लड़की वहां से स्टाइल में दृश्य के फोन को खोलते हुए जाने लगी। तभी उस आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, अब तक शाम होने वाली है, तुम हमारे साथ हमारे अड्डे पर क्यों नहीं चलती? ये सुनकर वो लड़की रुक गई। कौन है वो लड़की? क्या हुआ इन 4 सालों में? कमेंट में बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।